Assalamualaikum class. So the topic we are going to discuss today is basically consist of different parts. Um, why सबसे पहले मैं ये बात डिस्कस करना चाहूँगी कि why I selected this topic. इसके पीछे मेन रीज़न ये थी कि I wanted to give lecture on two different topics, one from physiology and one from pharmacology. So I decided why not I select this topic. That's in that way both topic will be covered at the same time. So I selected cell communication from physiology, and when we discuss the mechanisms in which cell communicate, in that way we will cover uh, the topic from pharmacology, that is how the receptor perform their function. In other words, in a simple words, mechanism of action of different receptors. Okay, so let's start without any delay. So first is सेल कम्युनिकेशन से बात जहन में आती है कि व्हाई डू सेल हैव टू कम्युनिकेट. सो बेसिकली होता क्या है कि सेल के इन्वायरमेंट में या मतलब हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में कभी भी कोई किसी किस्म का चेंज आता है तो सेल को उसके अकॉर्डिंगली खुद को कन्वर्ट करना पड़ता है अपने फंक्शंस को. ठीक है, लाइक अगर हमें बाहर हमारे मौसम जो है वो आप कह लो कि ठंडा है, बहुत ज़्यादा विंटर है, तो फॉर दैट वी विल हैव टू फॉर दैट और बॉडी हैव टू do some changes to overcome that cold. ठीक है, so in order to respond to changes in their immediate environment, cell must be able to receive, यानी कि सेल उसका सिग्नल बाहर से रिसीव करेगा. हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के सेल्स को सिग्नल भेजेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है. ठीक है, यानी कि उसको सर्दी लग रही है, कि अगर ब्रेन ये कम्युनिकेट नहीं करता, सेल तक सिग्नल नहीं पहुंचाता इस बात का, तो दैट्स मीन कि सेल ने आपस में कम्युनिकेट नहीं किया. जब सेल कम्युनिकेट नहीं करेगा तो हमारी बॉडी को यानी कि पता ही नहीं चला है कि उसको सर्दी लग रही है. और आपको पता है कि ठीक है, जो हम लोग इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो अभी एक टाइम आता है कि सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती. दैट विल लीड टू different kind of disease, sickness. So it is a necessity of our body to communicate between cells. Okay, अब क्या हुआ कि अब सेल ने रिसीव तो कर लिया सिग्नल. ठीक है, एक सेल ने सिग्नल रिसीव कर लिया तो उसके बाद वो सिग्नल को प्रोसेस भी करेगा, क्योंकि अगर वो सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर सक रहा, ठीक है, अगर वो सिग्नल को प्रोसेस ही नहीं कर सक रहा, तो फिर जो स्टिमुलाई आया, जो सिग्नल बाहर से आया, उसका कोई फायदा नहीं है. सो उस सिग्नल को फिर उसके बाद उसने प्रोसेस भी करना है. प्रोसेस करने के बाद कि उसका उसने इफेक्ट देना है. सो फर्स्ट क्या हो रहा है कि पहले सिग्नल आएगा, उसके बाद सेल उस को प्रोसेस करेगा सिग्नल को, और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देगा. ओके, लेट मी हाईलाइट इट. ठीक है, उसके बाद सिग्नल, रिसेप्शन, आफ्टर दैट उसको प्रोसेस करना है, एंड लास्टली फिर उसका रिस्पॉन्स देना है. ये थी अभी तक कि सेल ने कम्युनिकेट क्यों किया. उसके बाद होता क्या है कि कम्युनिकेट करता किस तरीके से. अब तो ये तो सिंपल बात अभी तक हमने डिस्कस की कि कम्युनिकेट करता है और क्यों करता है. अब क्यों किस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करता है. जिस तरह अब हम लोग हैं, हम अपने वर्ड्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो फिर अब हमारे सेल तो ऑफ कोर्स नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने भी तो किसी तरीके से खुद को कम्युनिकेट करना है. जिस तरह हम लोग अगर जर्नल देखें तो जो लोग बात नहीं कर सकते वो अपने हैंड्स यूज करते हैं टू कम्युनिकेट. सो इसी तरह सेल क्या चीज यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए. सो सेल जो है वो बेसिकली केमिकल्स यूज करता है, यानी कि जो सिग्नल है उनकी नेचर क्या है, केमिकल इन नेचर. उन्हें हम केमिकल बायोरेगुलेटर्स भी कह सकते हैं. ठीक है, तो अब केमिकल सिग्नल्स जो हैं उसमें किस तरह के आ सकते हैं जो सेल जिनके थ्रू आपस में कम्युनिकेट करता है, अब हम वो देखते हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन सोर्स क्या है ये देखने लगे. अब कम्युनिकेशन सोर्स है हार्मोन्स, फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स,
एंड न्यूरोट्रांसमीटर के अलावा देयर आर डिफरेंट मेट्रिक कंपोनेंट्स, मैट्रिक्स कंपोनेंट, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सिग्नल्स, तो जिसमें से मेन जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये दोनों। और ये अगर आप देखो तो ये दोनों डिफरेंट जो है वो क्लासेस से बिलोंग करते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो एंडोक्राइनोलॉजी से बिलोंग करते हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो न्यूरोलॉजी से बिलोंग करते हैं, बट दे बोथ आर सो इंटरकनेक्टेड, ठीक है। एक तो ये कम्युनिकेशन सोर्स है, लेकिन उसके अलावा दे आर आल्सो वेरी मच, गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड। ओके, आई वाज चेकिंग कि आइदर मैंने रिकॉर्डिंग लगाई भी है या नहीं, सॉरी फॉर द disturbance. Okay, so let's continue. Okay, I was saying कि हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का आपस में भी बहुत गहरा कनेक्शन है। अब कैसे हमारी बॉडी जो है वो न्यूरॉन्स जो है न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं वाया न्यूरोट्रांसमीटर हमारे हार्मोन्स के ग्लैंड को कि वो हार्मोन्स को रिलीज कर दें। अब हार्मोन्स को रिलीज करवाने के लिए भी सिग्नल कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर में एक और मेन डिफरेंस वो क्या है। ये तो हमें पता चल गया, बोथ आर केमिकल इन नेचर। सेकंड जो मेन इनके अंदर डिफरेंस है वो ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर नॉर्मली बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। यानी कि उनके सोर्स से और उनके बाद में जहाँ पर वो जो उनका जहाँ से जिस सेल से वो बन के रिलीज हो रहे हैं और उसके बाद जिस पे उसका रिसेप्टर है, जिस पर यानी कि उसका टारगेट सेल है, डिस्टेंस कम होता है। जबकि हार्मोन्स जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। दे आर एबल टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू, ये चीज। अब उसके बाद हम लोग जो है बाद में इस पे फर्दर आते हैं, दोनों को अलग अलग। अब आप आगे देखो तो आपका हार्मोन्स का एक डिफरेंट चैप्टर है फिजियोलॉजी में, न्यूरोट्रांसमीटर पे एक डिफरेंट चैप्टर है, ठीक है। हम लोग इसी के आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह हार्मोन्स पर, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ सेल सिग्नलिंग स्टेज डिस्कस करना चाहूंगी। सेल सिग्नलिंग स्टेजेस ये कौन सी हैं, ये बेसिकली 3 होती हैं, ठीक है। उन 3 में पहली यही है जो भी मैंने आपको बताई कि रिसेप्शन होगी। रिसेप्शन किस चीज की, सिग्नल की। अब ये जो है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। अब उसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं इसकी टाइप्स को। अब अगर पहले रिसेप्शन की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिग्नल आ रहा है अगर तो वो ऐसा है जिसमें जिस सेल ने, ठीक है, जिस सेल से वो रिलीज हुआ केमिकल, जिस सेल से केमिकल रिलीज हुआ, क्योंकि केमिकल की रिसेप्शन कर रहा है ना सेल, तो इसलिए मैं इसमें इसको रिसेप्शन के अंदर डिस्कस कर रही हूँ इसके अंदर। ओके, सो सेल जो है, जिस सेल से सिग्नल रिलीज हुआ, सोर्स था, उसी सेल पर उस सिग्नल ने एक्ट किया है। तो ऐसे केमिकल, ऐसे को हम क्या कहेंगे, ऐसे केमिकल को ऑटोक्राइन। सो ऑटोक्राइन क्या है, ऑटोक्राइन जिस जो इनका सोर्स होता है, जो सेल इनका सोर्स होता है, ये उसी पर एक्ट करते हैं, यानी कि सेल्फ पर अटैक करते हैं। ये सेल्फ जिस यानी कि सेल्फ फंक्शन है इनका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है पैराक्राइन। पैराक्राइन अब क्या करते हैं कि ये जिस सेल से रिलीज होते हैं उसके नेबरिंग सेल पर, अच्छा अब ये उसके नेबरिंग सेल पर एक्ट करते हैं। सो पॉइंट इज कि जिस सेल से ये रिलीज हुए, ठीक है, वो रिलीज पहले कहाँ पर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। सेल उसको जो सेल जो इनका सेल इनका सोर्स है पैराक्राइन्स का, वो इसको क्या कहाँ पर रिलीज कर देगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और वहां पर आने के बाद ये चले जाएंगे नेबरिंग सेल के रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर अब डिफरेंस पता चल गया आपको ऑटोक्राइन और पैराक्राइन में। अब आपका हार्मोन जो है, इट कैन बी ऑटोक्राइन, इट कैन बी पैराक्राइन, ठीक है। सो देयर इज अब, लेकिन अभी मैंने कहा कि हार्मोन्स तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। ऐसे ही कहा था ना मैंने कि हार्मोन कैन बी एबल इज एबल टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस, बट there are also a type of hormones that are called local hormones. इनको local hormones ये कहते हैं या फिर cytokines कहते हैं,
ये वो केमिकल बायोरेगुलेटर्स हैं जो सेल टू सेल कम्युनिकेट करते हैं और स्मॉल डिस्टेंस पर लोकल इफेक्ट होता है इनका। क्योंकि इनका लोकल इफेक्ट है, इसी वजह से इनको लोकल हार्मोन्स या फिर साइटोकाइन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये किसमें अब हमने डिस्कस किया अभी तक, पहली चीज, पहला स्टेज दैट वाज रिसेप्शन। रिसेप्शन किसकी? सिग्नल की। ओके, सिग्नल रिसीव कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। कौन सा सेल? जो टारगेट सेल है, क्योंकि एक तो सोर्स सेल है ना और एक कौन सा है? टारगेट सेल। ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन बेसिकली जो सिग्नल आया उसका प्रोसेस है, यानी कि मैंने आपको बताया था ना प्रोसेसिंग करेगा सेल उसकी। तो जो प्रोसेसिंग है ना, सिग्नल जो सेल जो सिग्नल की प्रोसेसिंग कर रहा है वो क्या कहलाता है? सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन के डिफरेंट मैकेनिज्म हैं, वो जो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। मतलब मैं आपको थर्ड स्टेज बता देती हूँ, उसके बाद हम फौरन जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन के डिफरेंट वेज को स्टडी करेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग डिफरेंट वे से हो सकती है। ओके, लास्ट क्या है फिर? रिस्पॉन्स। ओके, अब एक्चुअली अब यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का यूज आ जाएगा, दैट्स वाई मैंने ये चीज यहाँ पर स्टॉप कर दी थी। ओके, रिसेप्शन किसकी? सिग्नल की। आपकी कैसे लाइक साइटोकाइन। ठीक है, साइटोकाइन लोकल हार्मोन हो सकता है। साइटोकाइन जो है कंबाइन वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। साइटोकाइन क्योंकि केमिकल है, तो साइटोकाइन केमिकल है, तो ये पैराकाइन भी हो सकता है, ये ऑटोक्राइन भी हो सकता है, तो उसके लिए कंबाइन वर्ड यूज कर लिए यहाँ पर साइटोकाइन। अब साइटोकाइन जब एक दफा रिसीव हो गया सिग्नल, तो फिर क्या होगा? सिग्नल की ट्रांसडक्शन, देन रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स क्या होगा? जो भी आपका हार्मोन है, जो भी आपका लिगेंड है, उसने जो भी सिग्नल लेकर आया वो एज लास्ट में सिग्नल ट्रांसडक्शन के बाद एज अ रिस्पॉन्स जो है वो चेंज सेल में आ जाएगा, सेल वो फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन को? सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वो सेल की एबिलिटी है टू चेंज बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू लिगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये होता कैसे है? वाया प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था, यहाँ पर तो मैंने सिंपल लिख दिया कि वाया से प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन होता है, लेकिन प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन जो है ना बेसिकली वो डिफरेंट मैकेनिज्म से होती है। सो हम लोग जो है वो मेन जो है वो पढ़ेंगे जी प्रोटीन रिसेप्टर एंड जी प्रोटीन रिसेप्टर वाला पढ़ेंगे, एंड सीएमपी अलग से मैकेनिज्म है उसको देखेंगे। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का देखेंगे और कैल्शियम का देखेंगे। सो दीज जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, ये वो मैकेनिज्म है जिनके थ्रू प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन होती है। ठीक है, अब प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन क्या होती है ये देख लो। प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन क्या है कि प्रोटीन के अंदर एडिशन हो जाए फॉस्फोरस का। जिस पहले क्या थी? सिंपल प्रोटीन थी, और प्रोटीन के जब फॉस्फोराइलेशन हुई तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, दैट इज एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और दिस इज डीएक्टिवेटेड फॉर्म। सो प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन ने क्या किया कि प्रोटीन जो कि एक डीएक्टिवेटेड फॉर्म थी उसको कन्वर्ट कर दिया, उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा दी जो कि उसकी एक एक्टिव फॉर्म है। अब एक्टिव वो एक्टिव होगी, वंस इट इज एक्टिव देन इट विल परफॉर्म इट्स
फंक्शन। ठीक है, प्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, वो हम आप लोग ने जो है मुझे उम्मीद है बायोकेमिस्ट्री में कवर किए होंगे। लेकिन वंस इट इज एक्टिवेटेड देन इट विल परफॉर्म इट्स फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि वो जो डिफरेंट मैकेनिज्म जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि जिनके थ्रू जो है प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन हो रही है, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज जी प्रोटीन। ठीक है, जी प्रोटीन के थ्रू, और जी प्रोटीन को क्या कहते हैं, अब यहाँ पर फार्माकोलॉजी वाला पोर्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे यानी कि फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों से रिलेट कर रहा है अपनी। ओके, सो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड के अंदर आप देखो, कपल्ड का क्या मतलब है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसा ही होता है ना, कपल्ड का क्या मतलब होता है, दो चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं, सो दे आर कॉल्ड कपल्ड। अब इससे नाम से ही आपको पता चल गया कि इसमें क्या क्या चीजें कपल्ड है, जी प्रोटीन और रिसेप्टर। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपकी ना सेल मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर रिसेप्टर्स जो होते हैं, रिसेप्टर्स आपकी सेल की सरफेस पे भी हो सकते हैं, इन यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, इन द सेल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं। तो जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, ये इन द सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और इनको बेसिकली इन रिसेप्टर को हम 7 ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, बेसिकली ये 7 टाइम्स जो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स जो है इसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है। ठीक है, अब इसका जो ये आपके सेल का बाहर का रीजन है, ठीक है, दिस इज आउटर साइड और दिस इज इंट्रासेलुलर, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर, इसी, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर। ओके, सो इस रिसेप्टर की जो बाहर की साइड है, यहाँ पर इस साइड पर रिसेप्टर की साइट है। रिसेप्टर साइट क्या होती है कि रिसेप्टर के ऊपर एक साइट होती है जहां पर आकर आपका लिगेंड बाइंड करता है। ठीक है, जब वो बाइंड करेगा तो आपका रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। सो आपकी ये आप कह लो कि ये दिस इज योर रिसेप्टर साइट, और इसके जो इनर पोर्शन है, इस यहाँ वाला ये जो पोर्शन है इधर अटैच होता है, इस एंड पर अटैच होता है, एक मिनट लेट मी चेंज द कलर, जी प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने लिखा है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, सो दैट यहाँ तक अभी जो चीज ड्रॉ की है ये क्या है, रिसेप्टर। सो ये कपल किसके साथ है, जी प्रोटीन के साथ। अब जी प्रोटीन क्या है, यहाँ पर ट्राइमेरिक है, यानी कि इसके पास 3 पोर्शन है, अल्फा बीटा एंड गैमा। ठीक है, सो मैं सिंपल कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा उसको एग्जैक्ट शेप नहीं करी, मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बताने के लिए कर रही हूँ। सो द ब्लू वन इज अल्फा, ठीक है, ब्लू वन इज अल्फा। आप जब नोट करोगे तो आप लोग ये लिख लेना, ठीक है। येलो इज बीटा एंड लास्टली ग्रीन यूज कर लेते हैं, ग्रीन इज गैमा। सो ब्लू अल्फा है, इसकी अल्फा सब यूनिट है, येलो इज जी प्रोटीन की। दिस ये जो रेड से मैंने ड्रॉ किया, ये आप कह लो ये कंबाइंड 3 पोर्शंस हैं जी प्रोटीन के। जी प्रोटीन के सब यूनिट्स हैं, कितनी सब यूनिट हैं, प्राइमरी के यानी कि 3 सब यूनिट्स हैं। दिस वन इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गैमा। सो ये 3 सब यूनिट्स हैं। ओके, अब होता क्या है कि जब रिसेप्टर इसके रिसेप्टर साइड पर कुछ भी चीज अटैच नहीं है, ठीक है, जब रिसेप्टर साइड पर कोई भी चीज अटैच नहीं है, तो जो आपकी ये जो जी प्रोटीन है इट इज अटैच्ड विद जी जीटीपी, जीडीपी, ठीक है, ग्वानासिन डाई फॉस्फेट। अब क्या होगा, अब यहाँ तक ये जो है नॉर्मल पड़ा है, अभी किसी कोई आकर इस पे कोई स्टिमुलाई कोई सिग्नल नहीं आया। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं जो अभी हम लोगों ने स्टेजेस पढ़ी सिग्नलिंग की। ठीक है, उसमें फर्स्ट स्टेज की थी रिसेप्शन ऑफ सिग्नल। सो इसके ऊपर आकर यहाँ पर अब रिसेप्टर बाइंड कर गया,
रिसेप्टर के ऊपर सॉरी सिग्नल जो है वो जो स्टिमुलाई है जो लिगेंड है वो बाइंड कर गया. वंस लिगेंड इज बाइंडेड विद द रिसेप्टर साइट तो क्या होगा, ये एक्टिवेट कर देगा आपके रिसेप्टर को. जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, वंस द रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड तो उसकी वजह से जीडीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में. ठीक है, यानी कि ग्वानासिन ट्राइफॉस्फेट में. और ग्वानासिन ट्राइफॉस्फेट में किसने कन्वर्ट किया है इसको? स्टिमुलाई ने, जो कि सिग्नल था. सिग्नल ने इसको एक्टिवेट कर दिया रिसेप्टर को. रिसेप्टर की एक्टिवेशन की से क्या हुआ कि जीडीपी जो है वो कन्वर्ट हो गया जीटीपी में. और फर्दर उस वही सिग्नल जो आया, जो लिगेंड ने सिग्नल भेजा है, उससे ही फर्दर जो है आपकी सब्सिक्वेंटली जो आपका जी प्रोटीन है वो डिसोसिएट हो जाएगा. दिस जी प्रोटीन विल डिसोसिएट इनटू अल्फा. अब ये डिसोसिएशन में दिखाने लगी हूँ आपको. ठीक है, डिसोसिएट होगा तो क्या होगा कि अल्फा सब यूनिट अलोंग विद जीटीपी, क्योंकि कन्वर्जन हो चुकी है. ठीक है, अलोंग विद जीटीपी सेपरेट हो जाएगा और आपके अल्फा और बीटा एंड गामा सब यूनिट सेपरेट आउट हो जाएंगे. डिसोसिएशन हो गया ना जी प्रोटीन की. अच्छा, ज्यादातर केसेस में दिस अल्फा प्लस जीटीपी सब यूनिट जो है ये फर्दर आगे मैसेज लेके जाती है. क्या कहाँ लेकर जाती है वो भी मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन अब मेन पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मोस्टली जो सिग्नल लेके जा रही है वो आगे फर्दर कन्वे कर रही है वो कौन है? अल्फा प्लस जीटीपी. लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर दिस पार्ट विल बी एक्ट एज अ मैसेंजर. यहां तक बात समझ आ गई? ओके. अब मैसेंजर का वर्ड मैंने इसलिए यूज कर लिया कि ये आपके इसका मैसेज लेकर आगे जा रहे हैं ना, लेकिन इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये सिंपल इसका एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लिगेंड जो है ये डिसोसिएट होकर आगे एक्टिवेट करेगा फर्दर किसको, वो अब मैं आपको बताती हूँ. आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है. ठीक है, अब होता क्या है कि इसी सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि सेल के सिग्नल सेल ने रिसीव किया, सेल ने सिग्नल को अब ये सिग्नल की प्रोसेसिंग चल रही है. ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुई है यहाँ पर इसी सेल मेम्ब्रेन में. ठीक है, यहाँ पर आप कह लो ये है इफेक्टर. इसको आप इफेक्टर भी कह सकते हो. ठीक है, इसको सेकेंड मैसेंजर सिस्टम भी कह सकते हो. सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, और क्या कह सकते हैं इसको? इफेक्टर. ओके, आई होप कि यहाँ तक बात समझ आ गई. ठीक है, अब मैं सिर्फ ये जो इफेक्टर वाला पोर्शन है ना वो आगे ड्रॉ करूंगी दोबारा से. अब ये सेल मेम्ब्रेन थी और सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर बाकी पीछे सब कुछ हो चुका है. ठीक है, वो यहीं पर है, वो गया नहीं है बस, लेकिन मैं उसका सिर्फ ये पोर्शन बना रही हूँ. ठीक है, सेकंड मैसेंजर सिस्टम. अब सेकंड मैसेंजर सिस्टम पर जाकर दोबारा उसकी साइड पर जाकर अब यूनिट वो जो अल्फा प्लस जीटीपी यूनिट थी, सब यूनिट थी. ठीक है, वो जाकर सेकंड मैसेंजर पे लग जाएगी. वो जब सेकंड मैसेंजर पर जाकर लगेगी तो सेकंड मैसेंजर यहाँ पर कुछ भी, सेकंड मैसेंजर सिस्टम यहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं. इट डिपेंड्स. ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपका जीटीपी जी प्रोटीन का टाइप क्या था. लेकिन वी विल डिस्कस जी प्रोटीन टाइप सेपरेटली. बट सेकंड, गिव मी अ सेकंड. ओके ओके, सो आई वाज सेइंग कि इट डिपेंड्स कि आपकी जी प्रोटीन की टाइप कौन सी है, उस पे आपका जो सेकंड मैसेंजर है वो डिपेंड करता है. ठीक है, अब यहाँ पर ही हम डिस्कस कर लेते हैं जी प्रोटीन की टाइप्स. ठीक है, जी प्रोटीन जो है वो 3 तरह से हो सकता है: जी, क्यू, जी एस, जी आई. इन तीनों के केसेस में आपका इफेक्टर जो है वो डिफरेंट होगा, आपका सेकंड मैसेंजर सिस्टम डिफरेंट होगा. इन केस ऑफ दीज टू, जो आपका सेकंड मैसेंजर है वो होगा, यानी कि ये जो है ये क्या है, दिस इज एडिनालाइल साइक्लेज. और इन केस ऑफ जी क्यू क्या होगा, फॉस्फो लाइपेज सी.
ठीक है, आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं ताकि हम लोग आगे चलें। अब हम फिलहाल हम लेके चलते हैं जी इसको GC को, यानी कि जो जी प्रोटीन की टाइप है, कौन, सॉरी GC नहीं GS, जो अभी हम लोग लेके चलने लगे हैं, दैट इज द S टाइप ऑफ जी प्रोटीन। उसके अंदर यानी कि आपका सेकेंड मैसेंजर सिस्टम क्या है, एडिनालाइल साइक्लेस, इसको एडिनालेट साइक्लेस भी कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे ये वर्ड यूज किया तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसी के लिए इसका ही दूसरा नाम है। ओके, अब क्या होगा कि वंस सेकंड मैसेंजर यानी कि इस केस में ये इसके ऊपर आकर आपका अल्फा प्लस GTP लगेगा तो उसने इसको एक्टिवेट कर देना है, एडिनालाइल साइक्लेस एक्टिवेट हो जाएगा। जब एडिनालाइल साइक्लेस एक्टिवेट होगा तो वो उसका काम क्या है, वंस इट इज एक्टिवेटेड तो ये क्या करेगा, ATP को यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉस्फेट। Adenosine triphosphate ATP will be converted into CAMP। ठीक है, किसने किया है इसको कन्वर्ट, एडिनालाइल साइक्लेज ने, और एडिनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किसने किया है, अल्फा सब यूनिट अलोंग विद GTP। और वो कहां से जनरेट हुई हमारे पास, वो जनरेट हुई थी एज अ रिजल्ट ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड क्या है आपका, मैसेंजर। लिगेंड क्या था आपका, मैसेंजर, क्योंकि जो भी आप स्टिमुलाई थी, चाहे उसका सोर्स आउटर सोर्स था या हमारी ही बॉडी के किसी सेल के पार्ट ने उसको रिलीज किया था, लेट्स से कि वो हार्मोन था, तो हार्मोन बॉडी से रिलीज हुए, तो हार्मोन आपका क्या है, मैसेंजर। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ मैसेंजर आपके एडिनालाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ और उसने आपका बना दिया, फॉर्मेशन कर दी साइक्लिक AMP की। अब ये जो साइक्लिक AMP है ये क्या करता है, ये आगे लेकर जाता है फर्दर मैसेज। अब यहाँ तक प्रोसेसिंग हो गई, अब ये CAMP के पास मैसेज आ गया, प्रोसेस उसने कर लिया, और कोड वर्ड आप ये कह लो कि जो कोड वर्ड है यहाँ पर, जो आपका जो भी उसने असेस किया सिग्नल को, और सिग्नल असेस करने के बाद उसको डी कोड किया, और डी कोड करके आप जो जुबान सेल को समझ आती है यानी कि सेल के इंटरनल पार्ट को, उसने उसको CAMP का नाम दे दिया। तो अब CAMP भी क्या है, मैसेंजर ही है, लेकिन ये क्योंकि अब हम अगर दोनों के लिए सेम वर्ड यूज करेंगे मैसेंजर का तो फिर चीज क्लियर नहीं होगी। तो आपका लिगेंड क्या है, मैसेंजर, और आपका CAMP क्या है, सेकंड मैसेंजर। इसी वजह से कि ये सेकंड मैसेंजर की फॉर्मेशन हुई है, हम एडिनालाइल साइक्लेज को सेकंड मैसेंजर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि CAMP करता क्या है। CAMP ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज एंजाइम। ठीक है, ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज को। कौन से प्रोटीन काइनेज को करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर सिग्नल, योर मैसेज। ठीक है, इस केस में ये प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कर देगा। जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा तो ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन को, प्रोटीन की क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जब प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन हो गई तो इन अदर वर्ड्स अब आपको पता है कि प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से प्रोटीन जो है अब एक्टिव हो गई है। वंस प्रोटीन इज एक्टिवेटेड, जब वो एक्टिवेट हो जाएगी तो वो क्या करेगी, रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, अब अगर जो भी रिस्पॉन्स, लेट्स से कि रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्स की वजह से हमारी बॉडी में जो है वो शिव, अब क्योंकि मैंने बात कोल्ड से शुरू की थी ना, कि ठंड से बात शुरू हुई थी, तो अब ये कह लो कि उस चीज से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्स आया, तो जब उससे रिलेटेड कोई रिस्पॉन्स आया तो उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी पास का शिवरिंग करना शुरू कर देती है, कि जब शिवरिंग होगी तो मसल मूवमेंट इंक्रीज होगी, और आपको पता है मसल मूवमेंट जब होगी तो वो हमारी बॉडी में जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और वो वार्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट ये कि अब आपको पता है कि अगर शिवरिंग लगातार होती रहे, ऐसा भी अगर होती रहेगी तो जाहिर बात है वो फिर कोई दोबारा से कोई डिजीज की कंडीशन को शो करेगी, यानी कि लगातार शिवरिंग होना भी नॉर्मल नहीं है। तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एंजाइम दैट विल स्टॉप दिस रिस्पॉन्स आफ्टर, जाहिर बात है कि एक टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो आपको पता है कि वो इक्विलिब्रियम रखती है,
केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू ही हमारी बॉडी जो है वो बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन रखती है, जिसको हम होम्योस्टेसिस के लिए वर्ड यूज करते हैं वहां पर, या पहले बायोलॉजी में पढ़ चुके हो, ठीक है। अच्छा, अब उसका यहाँ पर ये नहीं कि इसका काउंटर बैलेंस भी जो है अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बनाया है। सो इसका काउंटर बैलेंस इसका क्या है, इसको स्टॉप करने के लिए वो क्या होगा, अगर यहाँ पर अब फॉस्फोराइलेशन हो रही थी ना प्रोटीन पी की, ठीक है, ये जो अब ये वंस इट इज एक्टिवेटेड, अब इस एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन पे जो कि रिस्पॉन्स दे रही है, अगर एक्ट करता है एंजाइम फॉस्फेटेज, ठीक है, वंस दिस फॉस्फेटेज एंजाइम विल एक्ट ऑन एक्टिवेटेड प्रोटीन, तो वो दोबारा से यहाँ पर इसको दोबारा से इसकी बैक पहली फॉर्म में, फॉर्मर फॉर्म दैट वाज सिंपल डीएक्टिवेटेड प्रोटीन, उसमें इसको दोबारा से ले जाएगा, ठीक है। ओके, हम लोग इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, फिर हम इस बात को वहां पर कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस वीडियो, सो दैट कि आप लोग ब्रेक भी ले सको, आप फ्रेश माइंड से दोबारा नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको चीजें इंशाल्लाह ज्यादा अच्छे से समझ आती जाएंगी।